हेलो 11th क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द कैश बुक, है ना। हम कैश बुक सीख रहे थे, सिंगल कॉलम कैश बुक सीख ली अच्छे से। फिर हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक मैंने आपको बताया था। डबल कॉलम कैश बुक का मतलब हुआ जहां पर कैश और बैंक का एक साथ हिसाब किताब लग रहा है एक ही बुक में, उसको हम डबल कॉलम कैश बुक बोल रहे हैं बच्चों। ठीक है बात। इसके ऊपर हम लोगों ने बात करी थी, सीखा था कि डबल कॉलम कैश बुक को कैसे मेंटेन करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी थी कॉन्ट्रा एंट्री, है ना। कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में मैंने आपको बताया था कि दुनिया में दो ही ऐसे इवेंट और ऐसे ट्रांजेक्शन है जो आपके कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर आते हैं। एक कैश डिपॉजिट करना बैंक में और कैश विड्रॉ करना फ्रॉम द बैंक, है ना। अगर ऑफिस पर्पज के लिए हम बैंक से विड्रॉ करें कैश तो वो भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री हुई। कॉन्ट्रा एंट्री का कैसे ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं वो आपको अच्छे से सिखाया था। ठीक है, आज फिर से हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बिफोर दैट मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, बुक में कम से कम 50 क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे रखे होंगे, तो आपको मुझे लगता है कि 50 क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट ये है कि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करिए, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करिए। और अगर पूरे 40 क्वेश्चन है ना किसी बुक में तो आप 10 भी लगा लेंगे ना, बट कोशिश करें कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो। हर क्वेश्चन जो आप लगा रहे हो, जिसको आप कर रहे हो, वो क्वेश्चन डिफरेंट हो। ठीक है बात। चलिए, तो आज हम बात करते हैं एक अलग क्वेश्चन के ऊपर। लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड बैलेंस एंड द बुक ऑन 31 जैन 2014। यहाँ पर दिया है हमको जैन फर्स्ट की कहानी है, मतलब पूरे महीने में जो कहानी है वो जैन वाली कहानी। देखिए, जैन जैन 1, जैन 2, जैन 6 करके, तो पूरा महीना जो चल रहा है वो आपका जैन चल रहा है, जनवरी चल रहा है। और अगर बात करें ईयर कौन सा, तो ईयर चल रहा है आपको 2014। क्लियर है बात। चलें आगे हम बात करें तो लिखा है कि कैश इन हैंड ₹50,000, यानी हमारे पास कैश का बैलेंस अवेलेबल है 50,000 रुपए। और एक हमें टर्म दी है बैंक ओवरड्राफ्ट। बात करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर कि बैंक ओवरड्राफ्ट एग्जैक्टली क्या होता है। आगे हम देखें जैन 2 परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश कुमार, है ना, ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एट 5% रेट डिस्काउंट एंड पेमेंट मेड बाय चेक। द सेकंड ट्रांजेक्शन आपका ये दिया, फिर 6 की डेट दे रखी है, गुड्स सोल्ड फॉर ₹80,000 एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। अगला है जेन 10, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹19,800। एंड द जेन 15 की अगर हम बात करें तो लिखा है फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹1,77,000 ऑन पेमेंट रिसीव बाय चेक एंड चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। 18 की बात करें तो लिखा है सैलरीज पेड ऑफ ₹4,500। आगे कहता है कि सेटल द अमाउंट ड्यू टू राम ऑफ ₹2,000 बाई पेइंग कैश ₹1,910। आगे 22 की बात करता है कि कैश रिसीव फ्रॉम जय ₹40,780 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹15,000। बात करता है 23 की, लिखा है कि पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹1,500। आगे लिखता है डिपॉजिटेड विद द बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग ₹7,000 कैश इन हैंड। तो ये हमारा अल्टीमेट लेवल पे क्वेश्चन हुआ बच्चों। तो क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे आराम से। क्वेश्चन को मैं लिखूंगा आपको और एक एक इवेंट बहुत तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो बिफोर दैट हम पहले एक बात समझ लें। देखें, हमारे पास एक कैश इन हैंड हमको दिया हुआ है, लिखा हुआ है। देखो, हमें पहला जो ट्रांजेक्शन हमारे पास है वो क्या है, लिखा है कैश इन हैंड हमारे पास है 50,000 रुपये। अभी कैश इन हैंड का मतलब होता है कि हमारे पास कैश अवेलेबल है, पिछले महीने का बैलेंस हमारे पास है, अवेलेबल है इतना कैश हमारे पास। ठीक, अगर हम डबल कॉलम कैश बुक की बात करें ना बच्चों, तो डेट पर्टिकुलर LF कैश बैंक डेबिट साइड, है ना, डेट पर्टिकुलर LF कैश बैंक क्रेडिट साइड, इतना मेंटेन होता है। अब हमको पता है भाई, ये जो डेबिट वाला साइड है जिसको हम टू साइड भी कहते हैं, ये टू साइड हमारी इनकम वाली साइड है, यानी जितना भी पैसा हमारे पास आएगा, चाहे वो बैंक में आए, चाहे हमारे पास कैश में अवेलेबल हो या कैश में आए हमारे पास, उसको हम करेंगे टू साइड रिकॉर्ड, जिसको हम टू साइड कह रहे हैं। क्लियर है बात करें हम बाई साइड की, मतलब दिस वन जिसे हम क्रेडिट साइड कहते हैं, तो यहाँ पर सारे खर्चे मेंटेन करने का काम हम लोग करेंगे बच्चों। ठीक है, अब ये कहता है कि भाई हमारे पास कैश इन हैंड है, हमारे पास 50,000 रुपए अवेलेबल है पहले से। अगर पहले से ही अवेलेबल है तो भाई इनकम वाला पार्ट हुआ, है ना, मेरी जेब में पहले से कैश पड़ा हुआ है। अगर पड़ा हुआ है कैश तो मैं कैश वाले कॉलम में लिखूं 50,000 रुपए, किस साइड? टू साइड क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि भैया ये इनकम वाली साइड है, और इनकम वाली साइड में ही आप इसको डालोगे, बिकॉज ये इनकम ही तो है आपकी। ठीक है बात। देखें, अच्छा, मतलब देखो, इसको ऐसे याद करो। मेरे पास दो पैंट्स हैं, ठीक है, दो पैंट है मेरे पास। एक पैंट में मेरे पास कुछ कैश पड़ा होता है, सपोज करो मैं आज मार्केट गया, पैंट में मेरे पास कुछ कैश पड़ा था 200 रुपये। फिर मैंने अगले दिन कोई दूसरी पैंट पहनी, तो मैंने क्या करा, 200 रुपये वाली पैंट से निकाल के इस वाली पैंट में डाला होगा ना। सेम कहानी यहाँ भी है,
पिछले महीने कुछ कैश अवेलेबल रहा होगा, हम लिखते हैं ना यहाँ लास्ट में बाई बैलेंस CD। अब तो समझ में आ गया होगा ना, इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। तो आप लिखते हैं बाई बैलेंस CD। बाई बैलेंस CD का मतलब मैंने आपको बताया भैया, आपके पास इतना कैश अब सारे खर्चे वर्चे निपटाने के बाद अवेलेबल है ना। तो वही जो CD होता है वो अगले महीने के लिए BD बन जाता है, यहाँ आ जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास कैश अवेलेबल है, तो हम लिखेंगे, इसको हम कहते हैं, ये Gen 1 की कहानी है। यहाँ पर हम लिखेंगे 2, ठीक है, बैलेंस BD यानी ब्रॉड डाउन, वो कैरिड डाउन यानी वहां से इसको लाया गया ये। तो ऐसे इतना कॉम्प्लिकेशन के तरीके से अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप सिंपल बात याद रखिए भैया, अगर हमारे पास बैलेंस होगा, कैश इन हैंड होगा, तो हम इसको 2 साइड रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे याद कर लो यार। चलें, अगली हम बात करें बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी बैंक ओवरड्राफ्ट एक टर्म है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, हल्की से एक बात करते हैं। जो बैंक में हमारे अकाउंट रहते हैं ना बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बैंक में जो अकाउंट रहते हैं वो 2 टाइप के अकाउंट होते हैं। एक अकाउंट होता है आपका सेविंग और एक होता है आपका करंट अकाउंट। ठीक है, एक है सेविंग अकाउंट, एक है करंट अकाउंट। आप कभी एटीएम जाइएगा और एटीएम में जब आप कैश विड्रॉ करते हैं, है ना, जब हम विड्रॉ वाला ऑप्शन प्रेस करते हैं तो वहां पर ऑप्शन आता है कि सेविंग अकाउंट से करना है कि करंट अकाउंट से करना है। तो हम हमेशा क्लिक करते हैं सेविंग अकाउंट पे कि हमको सेविंग से करना है। आप करंट पे भी कर लीजिएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऑप्शन आपके पास 2 होते हैं एटीएम के अंदर। ठीक है, क्या, सेविंग और करंट। अभी जो सेविंग अकाउंट है, ये हम सबका सेविंग अकाउंट खुलता है बैंक में, जहां पर हम हर महीने कुछ ना कुछ पैसा सेव करते हैं और निकाल लिया करते हैं, पैसा सेव करते हैं और निकाल लिया करते हैं। एक लिमिट है सेव करने की या फिर निकालने की, एक लिमिट रहती है हमारी, है ना। बट अगर बात करें करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट होता है बिजनेसमैन लोगों का। करंट अकाउंट होता है बिजनेसमैन लोगों का, जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं वो खोलते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब क्या हुआ, जहां पर दिन भर में लाखों रुपए डाल सकते हैं, लाखों रुपए विड्रॉ कर सकते हैं, या करोड़ों रुपए आ रहे हैं, करोड़ रुपए जा रहे हैं। तो मतलब कोई सीक्वेंस नहीं होती पैसे की, कब आएगा कब जाएगा, मतलब बल्क में पैसा आ रहा है, उसे हम बोल रहे हैं करंट अकाउंट। जबकि सेविंग अकाउंट छोटा मोटा अकाउंट है, जहां पर पैसा कुछ महीने में 1 बार 2 बार 3 बार आता है और विड्रॉ भी उस हिसाब से होता है। लेकिन यहाँ पर करोड़ों आता है, करोड़ों जाता है, वो आपका कैसा अकाउंट है, करंट अकाउंट। तो मैं समझा रहा हूँ आपको बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। तो देखें, करंट अकाउंट वाले जो बिजनेसमैन जो है ना, जो बिजनेसमैन है यानी जो करंट अकाउंट वाले लोग हैं, उनको बैंक फैसिलिटी देता है क्या, वो कहता है कि अगर आपके पास आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, अगर आपके पास आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो कभी अगर आपको जरूरत पड़ती है, कभी अगर आपको जरूरत पड़ी, तो आप 1.5 लाख रुपए निकाल लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आप 1.5 लाख रुपए निकाल, मतलब एक लिमिट सेट होती है, ऐसा नहीं कि कितना भी निकाल लो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और आपकी लिमिट है 50,000, लिमिट 50,000 का होने का ये मतलब है कि आपके अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे उससे एक्स्ट्रा आप 50,000 रुपए निकाल सकते हैं। दैट विल बी कॉल्ड लिमिट, इसको हम लिमिट कहते हैं। ठीक है, यानी आप 1.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। तो जो आपने 50,000 रुपए एक्स्ट्रा बैंक से निकाला है, जो आपने एक्स्ट्रा बैंक से निकाला है, दैट विल बी कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर है बात, चलिए, तो ये हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट वाला टर्म हो गया। अब जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ना बच्चों, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, बताओ इनकम है कि खर्चा है। आप कहोगे सर इनकम है, हमने बैंक से पैसा निकाला, पैसा आ गया। ऐसा नहीं होता बच्चों। बैंक ओवरड्राफ्ट का ये मतलब हुआ कि आपका बैंक चल रहा है माइनस में, चल रहा नहीं चल रहा है, कैसे, आपके खाते में 1 लाख रुपए था पहले, करेक्ट, अब आपने 150 विड्रॉ कर लिए, है ना, तो आपने 50,000 रुपए एक्स्ट्रा विड्रॉ किए, इसी को हम क्या कह रहे हैं, वो बैंक ओवरड्राफ्ट। तो भैया आपने एक्स्ट्रा पैसा निकाला, माइनस में हो ना, यहाँ तो कैश इन हैंड है, मतलब आप प्लस में हो, प्लस वाला मामला यहाँ पर आएगा। अब अगर आप माइनस में चल रहे हो तो इसकी एंट्री आप इस साइड करेंगे, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट अगर कहीं आपको दिया हो तो आप उसे बाई साइड रिकॉर्ड करेंगे विद द सेम नेम, लिखेंगे बाई बैलेंस BD। सेम कहानी है, ब्रॉड डाउन। ठीक है, आप ऐसा नहीं लिखते कि भाई बैंक ओवरड्राफ्ट, ऐसा नहीं लिखेंगे, बाई बैलेंस BD लिखेंगे। तो कैश वाले कॉलम में डैश करिए और इधर लिखिए आप कितना बेटा, ये आपका है बैंक ओवरड्राफ्ट 1,90,000, 1,90,000 रुपए से आपने अब एक्सेस चल रहे हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा मामला। चलिए अगली कहानी पढ़े। अगली कहानी में लिखा है 2 तारीख में, ठीक है, परचेज गुड्स परचेज करिए। देखो एक बात और बता दूं, डेट एक साथ 2014, ठीक है, लिख दिया मैंने 2014, Gen 1 लिख दिया, Gen 1 लिख दिया। आप 2, 3, 4, 5 लिखते रहो, मतलब हर बार ये नहीं कि 2014 Gen हर बार लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना, एक बार डेट को डाल देना है, टाइम बचता है उससे। परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश से गुड्स खरीदी ऑफ द लेस प्राइस ऑफ ₹50,000, यानी जिस गुड्स की प्राइस थी 50,000 वो गुड्स खरीदी गई हैं। कैसे, एट 10%, सॉरी एट 5% रेट डिस्काउंट, नॉट 10%, एट 10% रेट 5% रेट डिस्काउंट, सॉरी, है ना, कितना परसेंट रेट डिस्काउंट है, 5% रेट डिस्काउंट है। एंड पेमेंट मेड बाय चेक, और पेमेंट कैसे करी गई, चेक से करी गई। अब देखो पहली बात तो आपने खरीदा है सामान, खरीदने का मतलब खर्चा, और खर्चे की एंट्री हम बाई साइड करते हैं। अच्छा, हम एंट्री कर ले पहले, कौन सा है, Gen 2, तो Gen लिखा हुआ है तो 2 लिख रहा हूं, ठीक है। क्या है भाई, हमने परचेस करी, इसको कहेंगे बाई परचेस, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे बाई परचेस,
बोलेंगे भाई परचेज अकाउंट, अच्छा वो सामान था 50,000 रुपए का, उस पर 5% का ट्रेड दिया गया तो मैंने कम में खरीदा होगा। बात करें अगर हम 50,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, ठीक है, तो 0 0 पहुंचे 25, यानी 2500 का डिस्काउंट मिला हम लोग को, 2500 का डिस्काउंट मिला, मतलब जो सामान था 50,000 रुपए का वो 2500 कम पर मिला। तो 50,000 से अगर 2500 रुपए आप लेस करेंगे तो होता है 47,500, तो आपने 47,500 का खरीदा, ठीक हो गया। पेमेंट कैसे करी, कह रहा है एंड पेमेंट मेड बाय चेक, पेमेंट हुई है चेक से, चेक का मतलब बैंक, चेक का मतलब बैंक, तो पेमेंट हुई है आपकी कितनी, 47,500, ठीक है। इसके एंट्री में हाँ कर देंगे बाई साइड। समझ में आ गई बात, क्लियर है इतना मुद्दा, एक बार देख लें और समझने का प्रयास करें हौले हौले, क्योंकि बहुत इजी बातें, कोई बहुत रॉकेट साइंस की बातें मैंने कर नहीं रहा, बहुत सिंपल सी बातें बता रहा हूँ, और आपको प्रैक्टिस करोगे तो बच्चों आते जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत परेशानी इस बात से तो नहीं है। चलिए आगे देखें अब कहानी क्या है, ठीक है। तो जगह नहीं मिल रही थी, पुराने वाले मिटा दिए, अब नए वाले लिख दिए। तो क्या है कहानी, अगला हमारे पास है 6 तारीख का मामला है, कहता है कि गुड्स सोल्ड, हमने गुड्स बेची हैं फॉर 80,000 रुपए की, ठीक है, एंड पेमेंट रिसीव बाई चेक, और पेमेंट रिसीव कैसे करें, चेक से। गुड्स सोल्ड फॉर 80,000, भाई अगर सेल करिए तो कैश आया होगा ना कैश, मतलब इनकम हुई, इनकम अगर हुई तो एंट्री हम टू साइड करेंगे, ठीक है बात, इतना आप तुरंत माइंड को क्लिक करें कि एंट्री होने वाली कहाँ है, इस साइड की इस साइड, ठीक है बात। अच्छा यहाँ पेमेंट रिसीव करी, कैसे करी बच्चों, यहाँ चेक से रिसीव करी, चेक का मतलब बैंक हुआ, तो बैंक में लिखेंगे आप कितने, 80,000 रुपए, मतलब बैंक में आपके 80,000 रुपए आए, ठीक है। किस तारीख को, तारीख है आपकी 6 जून को, सॉरी 6 जैन को, नॉट जून। तो गुड सोल्ड है, यहाँ पे सोल्ड है रीजन ना, 80,000 रुपए क्यों आए आपके पास, क्योंकि आपने सेल करी, तो क्या लिखेंगे आप, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, आप लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, ठीक है बात, कहानी समझ में आ गई होगी। अगली बात करते हैं, लिखा है कि गुड्स, ठीक है, परचेज, यहाँ परचेज करी है, कैसे, फॉर कैश, कितने की, 19,800 रुपए की। आपने यहाँ गुड्स खरीदी हैं, कैसे खरीदी, कैश में खरीदी, तो कैश में खरीदो तो कैश गया कैश, अगर कैश गया, खर्चा हुआ तो बाई साइड रिकॉर्ड करेंगे कैश वाले कॉलम में, कितना बच्चों, हम करेंगे 19,800, ठीक है बात। अब यहाँ पर ये कैश 19,800 क्यों गया, क्या रीजन था, क्यों खर्च हुआ, बिकॉज ऑफ परचेज खर्च हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे आप बाई परचेज, ठीक है, लिखेंगे बाई परचेज, ठीक है। जगह नहीं है तो मैं अकाउंट लिख नहीं पा रहा हूँ, तो ये अकाउंट कर दीजिएगा, हाँ, मतलब नहीं भी लिखेंगे तो कोई इससे दिक्कत परेशानी नहीं है, बट ठीक है लिखते हैं हम लोग, प्रोसीजर है ऐसा, ठीक है। तो ये हमने जो 19,800 खर्च किए वो किए परचेज के नाम से, किस तारीख को, 10 तारीख को, तो यहाँ पे 10 तारीख भी डालें। अच्छा समझ में आ गई बात इतनी। चलिए 15 वाले का हम बात करें, लिखा है कि फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹1,77,000 एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक, ठीक है बात, मतलब आपने क्या किया, फर्नीचर सोल्ड किया, फर्नीचर बेचा, कितने में, 1,77,000 में। अगर आपने बेचा तो इनकम हुई होगी, इनकम का मतलब टू साइड रिकॉर्ड होगा, ये बात तो कंफर्म है, ठीक बात। आगे कहता है एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक, पेमेंट कैसे आई, चेक से, चेक का मतलब क्या हुआ, बैंक, यानी बैंक में आए हैं कितने, 1,77,000 रुपये, मेरी बात, बैंक में इतने रुपए आए हैं, क्यों, क्या करा हमने सेल करी, क्या सेल करी, फर्नीचर, तो लिखेंगे टू फर्नीचर, टू सेल्स नहीं लिखेंगे आप लोग, अब क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर, बात समझ में आ रही, आप लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। देखो जब हमें परचेज के साथ, देखो परचेज दिया है ना, इससे पुराने वाले 10 वाले में दिया था परचेज, उससे पुराने वाले में दिया था सोल्ड, परचेज और सोल्ड के साथ किसी आइटम का नाम नहीं दिया था, किसी गुड्स का नाम नहीं दिया था, तो अगर नहीं दिया होता तो हम ये जो सेल और परचेज वाले वर्ड हैं इनको यूज करते हैं, जैसे मैंने किया ना बाई परचेज टू सेल्स किया, जब हमें सेल्स और परचेज के साथ कोई पर्टिकुलर आइटम का नाम ना दिया हो तो आपने परचेज और सेल्स वाला वर्ड यूज करना है। अब यहाँ लिखा है फर्नीचर सोल्ड, यहाँ बात तो यहाँ भी सेल्स की हो रही है, लेकिन यहाँ सेल्स के साथ एक वर्ड दे दिया आपको फर्नीचर। अब अगर फर्नीचर दे दिया तो मेरे लिए सेल्स किसी काम का वर्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरे पास 1,77,000 रुपये आए और यहाँ लिखूंगा टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है बात। तो यहाँ पर टू सेल ऑफ फर्नीचर, मतलब ऐसा कुछ नहीं लिखना कि आप लिख रहे हैं टू सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट, ऐसा नहीं लिखेंगे आप, या टू सेल्स भी नहीं लिख सकते आप लिखेंगे टू फर्नीचर, ठीक है। तारीख कितनी है आपकी 15, यानी जो डेट है आपकी वो 15, ठीक बात। करते हैं अगली बात, 18 को क्या होता है, कह रहा सैलरी स्पीड, हमने सैलरी पेड करी कितनी, 4,500। अब ना तो कैश लिखा है ना चेक लिखा है, ठीक है, मतलब 4,500 के आगे लिखा है कुछ कि कैश से किया कि बैंक से किया, कुछ नहीं लिखा ना, तो जहां कुछ नहीं लिखा होता आपने उसको कैश कंसिडर करना है, ठीक है। तो आपकी सैलरी के तहत 4,500 रुपये खर्च हुए, अब अगर खर्च हुए तो उसकी रिकॉर्डिंग हम बाई साइड करेंगे किस वाले कॉलम में करने को कह रहा हूं मैं, कैश वाले कॉलम में, कितना 4,500।
अभी 4500 क्यों गए, का रीजन क्या था, इसका रीजन था सैलरी, तो लिखेंगे बाई सैलरी अकाउंट। यहाँ पे हम लिखेंगे बाई सैलरी अकाउंट। डेट क्या थी बच्चों, डेट आपकी थी 18। समझ में आ गई बात, समझ में आ रहा होगा मुद्दा। आगे हमसे कहता है कि सेटल्ड द अमाउंट ड्यू टू राम ऑफ 2000 बाई पेइंग कैश 1910 रुपए। मतलब सेटल्ड द अमाउंट ड्यू टू राम 2000। ड्यू टू राम का मतलब क्या हुआ, हमने राम के 2000 रुपए देने थे, हमने राम के 2000 रुपए देने थे बच्चों। ठीक है बात, कैसे पेमेंट हुई है, बाई पेइंग कैश ₹1910। और कैसे लिखता है, फुल सेटलमेंट में लिखता है कि सेटल दी अमाउंट। सेटल दी अमाउंट का मतलब हुआ कि हमने अकाउंट पूरा पूरा सेटल कर दिया, आप कुछ नहीं बचा हुआ है। देने थे सामने वाले के 2000 रुपए, दिए उसको 1910 रुपए, 90 रुपए कम दिए। अब 90 रुपए कम हमने तब दिए होंगे क्योंकि उसने हमको डिस्काउंट दिया होगा, उसने हमको डिस्काउंट दिया होगा। अगर एंट्री करनी होती तो फिर तो मुद्दा अलग था, डिस्काउंट की तरह से हमें एंट्री करनी पड़ती। लेकिन यहाँ पर मुद्दा क्या है, आपने डिस्काउंट के मामले को देखना ही नहीं है, क्योंकि हम डिस्काउंट वाला तो कॉलम एंट्री कर ही नहीं देना, तो आपने डिस्काउंट को बिल्कुल इग्नोर करना है। आपने कितना पेमेंट किया, पेमेंट कितनी करी, अल्टीमेट लेवल पर था देना 2000 रुपए, ठीक है, पेमेंट कितनी करी आपने 1910 रुपी, उसी की आप रिकॉर्डिंग करें। ठीक है, तो अभी कैसे किया है ना भाई, पेइंग कैश बोल रहा है तो कैश पे किया आपने, तो कैश अगर पे किया तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1910 रुपए। इसका रीजन क्या था बच्चों, इसका रीजन था, है ना, कौन था वो रीजन, देखा सेटल दी अमाउंट ड्यू टू राम लिखा है, तो हमने बाई राम, यानी पैसा हमने राम को दिया, बाई राम अकाउंट। ठीक है, डेट आपकी थी 21। समझ में आ गई बात, क्लियर है इतनी बुद्धि। अच्छा अब देखें 22वां क्या कह रहा है, कैश रिसीव, हमने कैश रिसीव किया, ठीक है, फ्रॉम जय, जय से कितना 14,780 रुपए, हमने जय से पैसा रिसीव किया 14,780 यानी 14,780 रुपए उससे रिसीव किया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹15,000, यानी उस बंदे ने हमारे देने थे 15,000 रुपए, दिए कितने 14,780 रुपए। कैसे, फुल लिखा है ना, कैश रिसीव फ्रॉम जय इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, तो इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट का मतलब होता है अब कुछ नहीं दिया देगा वो, उसने दिए हैं यहाँ 14,780 रुपए, देने थे 15,000 रुपए, लेकिन अब ये डील खत्म हो चुकी है, उसने इतने पैसे देकर अकाउंट सेटल कर दिया, तो यहाँ यानी यहाँ पे डिस्काउंट की बात रही होगी, तो हमें डिस्काउंट से मतलब है ही नहीं, डिस्काउंट जाए भाड़ में। हमारा मतलब सब मुद्दा सिर्फ इतना है कि हमने 14,780 रुपए रिसीव किए हैं, किए हैं ना रिसीव। अब अगर रिसीव किए हैं तो भैया कहाँ आएगा, यहाँ का लिखोगे आप 14,780 रुपए, है ना। अब ये कैसे रिसीव किया, कैश में रिसीव किया कि बैंक में रिसीव किया, ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो आपने इस कंडीशन में कैश ही समझना है। 14,780 रुपए आया, इसका रीजन क्या था, इसका रीजन था बच्चों कैश रिसीव फ्रॉम जय लिखा हुआ है, तो जय से रिसीव किया, तो लिखेंगे टू जय अकाउंट। ठीक है, टू जयज अकाउंट, जय के बाद अपोस्ट्रोफी कॉमा के बाद एस, और यहाँ पे लिख देंगे 22 तारीख। ठीक है बात, इतना मुद्दा तो बेटा इस तरीके से रिकॉर्ड होगा। ठीक है बात, एक बार इतना देख लें, जो नीचे की जो ट्रांजेक्शन हैं अगर उनको लेना हो अपने स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं उनको रफ करूंगा, 2-3 काम और रह गए हैं, फिर हम लोग फाइनल क्वेश्चन को फिनिश अप कर देंगे। चलिए बच्चों, तो आगे बात करते हैं, 2 छोटे से मामले और रह गए हैं। देखो 30/23 को क्या हुआ, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹1,500, तो हमने क्या किया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, मतलब LIC पे करी। LIC का नाम तो सुना होगा ना, उसी को हम बोल रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब देखो कंपनी ने अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो खुद का तो किया नहीं होगा, क्योंकि कंपनी कोई लिविंग थिंग तो है नहीं, कंपनी कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, है ना। एक्चुअली जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है या जो LIC है वो सिर्फ करती है ह्यूमन बीइंग, ऐसा नहीं कि आप अपने कुत्ते का लाइफ इंश्योरेंस करवा दोगे, कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस करवा दोगे, उनका नहीं होता। उनका इंश्योरेंस होता है, वो सब तरीके दूसरे हुए, लेकिन ऐसे LIC नहीं कर सकते आप। LIC सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग की होती है। तो यहाँ पर इसे समझना क्या, हमें समझना क्या है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 1500 रुपए, तो कंपनी ने किया तो है, लेकिन किया मालिक का होगा, किया ओनर का होगा। अब अगर ओनर के लिए कंपनी ने खर्च किया है तो ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना हमारे लिए ड्रॉइंग है, हमारे लिए ड्रॉइंग है। और ड्रॉइंग मतलब खर्चा, खर्चे की एंट्री हम बाई साइड करते हैं, तो हम कैश वाले कॉलम में लिखें 1500 रुपए। ठीक है, लिखें 1500 रुपए, और यहाँ पे लिखें ये रीजन क्या था इसका, बाई ड्रॉइंग। समझ में आ गई बात, आई होप क्लियर हो गया होगा मामला कि इसको मैंने ड्रॉइंग क्यों कह रहा हूँ। तो ड्रॉइंग अकाउंट आप लिखेंगे किस 23 की डेट है आपकी। चलिए आगे हमारे पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ट्रिकी लाइन में से कहूंगा, डिपॉजिटेड विथ बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया गया क्या, द एंटायर बैलेंस, सारा का सारा बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 7,000 कैश इन हैंड। मतलब ये बोल रहा है ये कि हमारे पास जितना भी कैश है ना, हमारे पास जितना भी कैश है बटोरो, 7,000 अपने पास रखो, और बाकी जो बचेगा सारा का सारा बैंक में डिपॉजिट करके आओ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास जितना भी कैश अवेलेबल है ना, उन सब कैश को बटोरो, जमा करो, देखो कितना हो रहा है।
जितना भी वो कैश हो रहा है 7,000 रुपये अपनी जेब में रखो, यानी अपने पास रखो, ऑफिस में रखो, बाकी सारा का सारा कैश डिपॉजिट करके आओ बैंक में। ठीक, देखें समझ आराम से समझते हैं एक बार इसको। तो हम बात करते हैं कैश वाले कॉलम की। मैं थोड़ा सा कैश वाले कॉलम की पहले बात कर लूँ। देखें कैश वाले कॉलम की अगर हम बात करेंगे ना बच्चों, देखो क्या कहानी आएगी। देखो हमारे पास 50,000 रुपये की एक इनकम है और 14,780 रुपये की एक इनकम है। ये इनकम वाली साइड है और ये हमारी खर्चे वाली साइड है कि नहीं है ऐसा? बिल्कुल। और मैंने बोला कि आपको जो कैश वाला कॉलम है हमेशा आपका टू वाला साइड आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि टू वाला कॉलम ही बड़ा आएगा, ये कंफर्म है। भैया आपकी इनकम ज्यादा होती है बजाय के खर्चों के, तो आपका ये टू वाला ऐड हमेशा आपने करना है। 50,000 प्लस 14,780 अगर हम देखें तो ये होगा 64,780 रुपये। ठीक है, ये बनेगा आपका 64,780 रुपये, यानी 64,780 रुपये, ये इतना बनेगा। सेम सम आप यहाँ पर रिपीट करेंगे, यही सम आपका यहाँ पे आता है 64,780 रुपये। सेम लाइन में, बिल्कुल सीधी लाइन में होगा। ऐसा नहीं कि ये यहाँ लिख रहे हैं फिगर, एक फिगर यहाँ लिख रहे हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल सीधी लाइन में दोनों फिगर एक साथ आने चाहिए। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब आप क्या करेंगे, मतलब आपने अल्टीमेट लेवल पर 64,780 रुपये कमाए। ठीक, इस पूरी प्रोसेस के दौरान इतना खर्च भी किया, 47,500 प्लस 19,800 प्लस फिर 4,500 खर्च किया, फिर 1,910 रुपये खर्च किया, फिर 1,500 रुपये और खर्च किया। अब क्या करेंगे आप, इन 64,780 रुपये से जितने भी ये खर्च है ना, इनको आप लेस कर देंगे। लेस करने के बाद आपके पास कितना कैश अवेलेबल है बच जाएगा। तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, जो हमारा सम आया था, इन खर्चों को घटाओ, जितना बैलेंस बचेगा उसको हमने रिकॉर्ड किया बाई बैलेंस सीडी के नाम से किया। लेकिन यहाँ बाई बैलेंस सीडी के नाम से रिकॉर्ड नहीं करना बोल रहा है, वो बोल रहा है कि बाई बैलेंस सीडी में तो सिर्फ 7,000 रुपये आएगा। मतलब हमने अपने पास सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये रखने हैं, बाकी बैंक में डिपॉजिट हम लोगों ने कर देने हैं। ठीक है बात, आई होप मामला क्लियर होगा। मैंने जो समझाना आपको चाहा वो समझ में आपके आ रहा होगा। ठीक है, अब देखें, अब हमारा जो अल्टीमेट मामला हो रहा है ना कैश वाले में, वो अब देखें कितना बन रहा है। अच्छा बच्चों, एक थोड़ा सा हल्की सी मिस्टेक हो गई, देखो मैं आपको दोबारा क्वेश्चन फ्लैश करवा रहा हूँ। ठीक है, जो जहां पर गलती हुई है मैं आपको एक फ्लैश करवा रहा हूँ, लेकिन हल्के से बात सुने मेरी। जैन 2 तारीख वाला मामला देखें, वहां पर लिखा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश कुमार ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹50,000 एट 5% रेट डिस्काउंट एंड पेमेंट मेड बाय चेक। ठीक है, मतलब बैलेंस 50,000 का 5% रेट डिस्काउंट निकालने के बाद 47,500 आएगा। लेकिन देखें आप, मैंने ये रिकॉर्ड कर दिया बाई परचेज 2 तारीख का, यहाँ रिकॉर्ड किया, बाई परचेज 47,500 मैंने कैश वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। अब यहाँ पे लिखा था कि भैया ये पेमेंट चेक से हुई है। अब अगर चेक से पेमेंट हुई तो बैंक वाले कॉलम में आएगा। ठीक है, इतनी सी गलती हो गई थी। ठीक है, दोबारा करेक्ट कर दी गई और कहाँ पे हुई आपको बता दिया गया। अब देखो, अब कहानी क्या है, मैंने कहा आपका कैश वाला जो कॉलम है आपने जोड़ दिया है ना, पूरा मामला ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद आपने देखा कि भैया 64,780 रुपये मामला अल्टीमेट मुद्दा बैठ रहा है। ठीक है बात, फिर आप अब देखें आपके जो खर्चे हैं ना 19,800, 4500, 1,910, 1,500, ये कितने हो रहे हैं। देखें आपके पास इनकम है 64,780 रुपये, और जो खर्चे हैं 19,800, 4500, 1,910 और 1,500 जोड़कर आपका हो रहा है बच्चों 27,710 रुपये। ये हो रहा है आपका 27,710 रुपये। ठीक है बात। अच्छा 819, सॉरी नॉट ऐड नहीं करना। देखो 64,780 रुपये आपकी इनकम बनी और 27,710 रुपये आपका खर्चा बना। अब आप क्या करोगे, इसको लेस करिए पहले आप, मतलब मैं निकाल रहा हूँ कि कितना बैलेंस मेरे पास अवेलेबल है। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ कि मेरे पास अब कितना बैलेंस अवेलेबल है। 64,000 यहाँ, इसी को सम को यहाँ रिपीट किया, जितने ये खर्चे थे ना, ये इन खर्चों को मैंने एक रफ में ऐड किया, 27,710 रुपये बन रहा है। इनको लेस करूंगा, देखूंगा कितना बैलेंस मेरे बैलेंस मेरे पास बच रहा है। 0, 8 से 1 गया तो 7, 7 से 7 गया तो 0, 14 से 7 गया तो 7, यहाँ रहा 5, 5 से 2 गया तो 3, मेरे पास बच रहा है 37,070 रुपये। अगर ये जो लाइन है ना, डिपॉजिट विद बैंक एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटर्निंग 7,000 इन कैश इन हैंड, अगर ये नहीं दिया होता तो मैं क्या करता, यहां पर मैं लिखता बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, बाई बैलेंस सीडी लिखता, और जो 37,000 रुपये है ना, तो बैंक वाले सॉरी कैश वाले कॉलम में 37,770 रुपये। ठीक है, 37,070 रुपये में यहाँ लिख देता बाई बैलेंस सीडी के नाम से। क्लियर है बात। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है, क्यों, इसमें क्या लिखा है, डिपॉजिट विद बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 7,000 कैश इन हैंड। मतलब आपने अपने पास सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये रखने हैं, बाकी बैंक में डाल देना है, बाकी बैंक में डाल देना है। आपके पास कितने बच रहे हैं, 37,070 रुपये आपके पास बच रहे हैं। इनमें से आप 7,000 रुपये तो बचाइए, 7,000 बचाइए, बाकी जो 30,070 रुपये हैं वो बैंक में डिपॉजिट करिए। ये इस लाइन का मतलब है, डिपॉजिट विद बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 7,000 कैश इन हैंड। 7,000 खुद के पास बचाओ, बाकी जितना भी अमाउंट है ना सारा घुसड़ो बैंक में। ठीक, अच्छा ये बोला है इसने। अब देखें
इसमें 37,070 में से कितना हमने क्या करना है, 7,000 बचाना है अपने पास। तो इससे 7,000 को लेस करेंगे तो बचेगा 30,070 बचेगा 30,070 ये डिपॉजिट करना है बैंक में। अगर बैंक में डिपॉजिट करना है तो कैश का तो खर्चा हुआ 30,000, ठीक है, कितना लिखेंगे आप, 70 रुपए, ये लिखा आपने। कब, ये 31 जैन की बात हो रही है, ठीक है। अब ये 30,000 रुपये आपने कैश दिया तो इसलिए कैश का खर्चा हुआ, लेकिन बैंक वाले कॉलम का तो इनकम हो गया ना, 37,070 इसकी इनकम हुई कि नहीं हुई। भैया आपने कैश डिपॉजिट किया ना बैंक में, किया नहीं किया। अब डिपॉजिट करवाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा गोलमोल कर दिया, क्वेश्चन ने घुमा दिया आपको, ठीक है। तो ये कहानी बन गई। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि ये जो कैश हमारे पास गया वो किस वजह से गया, बैंक की वजह से गया। यहाँ कहाँ से आया, लिखेंगे टू कैश अकाउंट, तो यहाँ कैश से आया, ठीक है। यहाँ कैश आया बैंक में और बैंक कैश से कैश चला गया बिकॉज ऑफ बैंक। ऐसे करना है, मैंने कल आपको बताया था ना कि अगर आप कैश वाले कॉलम में लिखे तो अपोजिट नाम यूज करेंगे, और अगर यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ पर अपोजिट नाम यूज करेंगे। मतलब बैंक वाले कॉलम के लिए कैश और कैश वाले कॉलम के लिए बैंक। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जिनका इफेक्ट दोनों साइड पड़ता है, कैश और बैंक दोनों पर। आई बात समझ में। अब फिर अगेन 31 जैन को हम बात करेंगे बाय बैलेंस CD, यानी क्लोजिंग बैलेंस कितना हमारे पास है, कितना क्लोजिंग है हमारे पास, सिर्फ 7,000 रुपये हमारे पास है नहीं है 7,000 रुपये। भैया हमारे पास बन रहा था टोटल पैसा 37,070 रुपये था हमारे पास, अभी भी हमने इनमें से 30,000 रुपये निकाल के बैंक में डाल दिए, तो कितना बचा हमारे पास 7,000। वैसे भी उसने कहा है ना कि 7,000 कैश इन हैंड रखो, तो 7,000 बैलेंस CD बन गया, ठीक है बात। आई होप मामला क्लियर हो गया होगा। अब आप देखें, अब रही बात बैंक की, तो बैंक का भी निकालें आप। अब देखो बैंक वाले में कहानी मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी, आज फिर बता रहा हूँ। कहानी है ना बच्चों, बैंक वाला जो मुद्दा रहेगा, बैंक आप अपने कस्टमर्स को, जो बैंक है वो अपने कस्टमर्स को ऐसी फैसिलिटी देता है कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था ओवरड्राफ्ट क्या होता है। अब अगर बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल करवा रहा है तो ये कंफर्म है कि इनकम भी ज्यादा हो सकती है और खर्चे भी ज्यादा हो सकते हैं। मतलब कोई भी साइड बढ़िया आ सकती है, चाहे ये वाली चाहे ये वाली, ठीक है। मैंने मैं कैश में आपको क्या कह रहा हूँ कि भैया ये वाला कॉलम हमेशा बड़ा आएगा आपका, है ना, इनकम वाला जो इनकम वाला पार्ट है वो हमेशा बड़ा आएगा, ऐसा मैंने बोला आपको। लेकिन बैंक वाले में जरूरी नहीं कि ये वाला बड़ा आएगा, हो सकता है कि ये बड़ा आए, हो सकता है कि ये बड़ा आए। अगर ये बड़ा आएगा ना तो ये सम आप यहाँ पर रिपीट करेंगे, इससे इन खर्चों को घटाएंगे, यहाँ बाई बैलेंस CD लिख देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका बड़ा आ गया, ये छोटा आया, तो ये वाला जो सम आएगा इसी सम को आप यहाँ पे रिपीट करेंगे, इस सम से ये माइनस करेंगे, टू बैलेंस CD यहाँ पे लिखेंगे। बैंक के लिए बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे बैलेंस CD आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अच्छा, फिलहाल तो हम फिलहाल की कंडीशन में देखें तो 1,77,000, 80,000, 37,070 रुपये, तो ज्यादा है मामला, इधर मामला ज्यादा है। मतलब इनकम साइड हमारा बैलेंस फिलहाल तो ज्यादा है बच्चों, यहाँ दिक्कत फिलहाल तो नहीं है हम लोग को, ठीक है। फिलहाल कोई परेशानी नहीं है। देख रहे होंगे आप लोग 80,000 और 1,77,000 है, फिर 37,070 रुपये, मतलब ये आ रहा 2,87,070 रुपये, 2,87,070, इतना पैसा हमारे पास अवेलेबल है। तो इसी सम को आप यहाँ पर रिपीट करेंगे, 2,87,000, ठीक है, 070। अब इस सम से इन खर्चों को लेस करना है, 190 और 47,500, ये होता है आपका 1,37,500। तो 1,37,500 का आप लेस करेंगे ना, ठीक है बात। तो 190 है ना, 2,37,500 हो रहा है, 190 प्लस 47,500 आपका 2,37,500 हो रहा है। तो खर्चे 2,37,500 हो गए और इनकम आपके पास 2 है ना, 2,87,070 रुपये 87 है ना, 2,87,000 से आप इसको लेस करेंगे ना बच्चों, जो खर्चे हैं इनको अगर आप लेस करते हैं बन रहा है आपका 49,570, 49,000, ठीक है, 570, ये आपका बन रहा है मामला बैलेंस CD का, ठीक है बात। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट गया हूँ आगे से, और फिर हम लोग क्लास सम ऑफ करें। हो गया है मामला, होप आपको समझ में आया हो, क्लियर कट रहा हो मामला, ठीक है बात। देखें बच्चों, तो ये मामला आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। थोड़ा लाइट कम हो गई थी रूम में तो हल्का सा ब्लर कर रहा होगा, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपको जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करिएगा। मैं आपको हर क्वेश्चन में वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करवाऊंगा। जब तक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन फिनिश नहीं होंगे तब तक मैं कैश बुक खत्म नहीं करूंगा। डोंट वरी, हर टाइप का हर एक क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।